प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में साइंस के टॉप 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ में उनसे संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले होंगे तो उन पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षा की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या फिर कैलोरी। तो ताप का बच्चों एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर से धारा का मापन किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ सदिश हैं। तो सदिश और अदिश राशि से एक प्रश्न आपका बन सकता है। सदिश राशियाँ बच्चों वह होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, संवेग, त्वरण बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, चुंबकीय तीव्रता, बलाघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। तो इनको आप लिख करके बच्चों याद कर लीजिए। ये सभी राशियाँ जो हैं ये सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, या उपरोक्त सभी। तो अदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आप इसको लिख लीजिए। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समय किस प्रकार की राशि है या आयतन किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो इसका जो है जब आप उदाहरण याद कर लेंगे कि हाँ, अदिश राशियों की जो आपकी उदाहरण है समय, चाल, द्रव्यमान, ये आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। तो अदिश और सदिश राशियाँ आपको आनी चाहिए। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो ऐसा नहीं है। जड़त्व का गुण जो होता है वो सभी वस्तुओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। जूल, केल्विन, कैलोरी या हॉर्स पावर। तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 776 वाट, 746 वाट या 11,000 वोल्ट। तो एक हार्स पावर या एक अश्वशक्ति या एक घोड़ा शक्ति, ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर या एक अश्वशक्ति। 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो द्वितीय नियम से। ऑप्शन नंबर 20 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की सतह पर जब ऊपर हम जाएंगे तो वायु का जो दबाव है वो कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर जो हवाएं हैं वो कम होती हैं, वायु कम होती है, इसलिए दाब जो है घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से दिए गए वाक्यों को पढ़िए। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है। तो इसमें बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ता है, जब भाप हम निकलने नहीं देते हैं तो उसके अंदर दाब बढ़ जाता है, और यही कारण है कि क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के तल पर पलायन वेग है। पलायन वेग किसे कहते हैं? ऐसा वेग जिसके थ्रू अगर कोई वस्तु जाती है तो पुनः वो वायुमंडल में वापस नहीं आती घूम करके। तो ऐसी जो वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर हम किसी वस्तु को 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो हमारे गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके जो है निर्वात में या अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो ऐसा वेग पलायन वेग कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व या उत्क्षेप? तो पानी की बूंदों के गोल आकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। 12 नंबर प्रश्न है, झूला झूलती हुई लड़की कि बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? तो 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ जाएगा। गर्मियों में जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो ये बच्चों होती अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगें। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ ठोस में, सिर्फ गैस में, सिर्फ द्रव में या इन तीनों में? तो अनुप्रस्थ जो तरंगें होती हैं वो केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 16 नंबर प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें थी, यहाँ पर अनुदैर्ध्य। ध्यान रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अनुप्रस्थ तरंगें आपकी केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है उत्पन्न की जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक तो आप सभी को पता होगा, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। 18 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? सबसे अधिक होता है ठोस, गैस, द्रव या निर्वात में? तो ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और ठोस से कम जो वेग होता है वो द्रव में होता है और द्रव की अपेक्षा गैसों में सबसे कम होता है ध्वनि तरंगों का वेग। इसके अलावा निर्वात में ध्वनि तरंगों का वेग जो है नहीं होता, अर्थात ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। 19 नंबर प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगें वह हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है या 20,000 हर्ट्ज से अधिक है? तो पराश्रव्य तरंगें होती हैं बच्चों 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के जो बीच में होती हैं वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, जिसको मानव सुन सकता है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है, इसमें सही आंसर क्या है कमेंट कीजिए। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व जो होता है वो अधिक होता है और यही कारण है कि स्त्रियों की ध्वनि क्या होती है? पतली होती है। जैसे शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट। तो मच्छर की भिनभिनाहट जो है ये पतली आवाज़ होती है क्योंकि इसका तारत्व अधिक होता है। और शेर की गर्जना, शेर का दहाड़ना, ये क्या है? इसका तारत्व कम होता है तो आवाज़ मोटी होती है। 22 नंबर प्रश्न कहता है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर या 9 मीटर? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में 17 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? एक्सरे, एक्स किरणें या परावैंगनी किरणें या गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं? तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
24 नंबर प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? 39, -40, -49 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाना -40 डिग्री पर समान रहता है, बराबर रहता है। 25 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बच्चों सही जवाब हो जाएगा। वाट जो है बच्चों दिया गया है, ये शक्ति का मात्रक होता है। 26 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 26 का सही आंसर है ए और बी दोनों, अर्थात डी आंसर सही हो जाएगा। सेंटीग्रेड पैमाने पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोनों तापमान याद रखने हैं। 27 नंबर प्रश्न है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कई बार बच्चों ये प्रश्न पढ़ाया हुआ है और सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? बर्फ, बालू, पानी या लोहा। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, सी ऑप्शन इसका सही है। 29 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं -273, -373, 171 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूनतम संभव ताप होता है बच्चों -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 नंबर प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? विकिरण, संवहन, चालन या उपरोक्त तीनों विधियों से। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके अलावा संवहन विधि से द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है और विकिरण विधि से वायुमंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जल जाने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या नहीं होती। तो गुप्त ऊष्मा जो भाप की होती है वो अधिक होती है, इसीलिए हम ज़्यादा जल जाते हैं और जलने पर कष्ट ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या उपरोक्त तीनों विधियों से। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो विकिरण विधि द्वारा आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके अलावा यदि आप अलाव ताप रहे हों या फिर आपके आसपास कहीं पर आग जल रही हो तो आप तक जो है ऊष्मा पहुंचती है, गर्मी पहुंच जाती है। तो वो गर्मी जो है आप तक जो पहुंचती है वो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों सही है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा का संचरण जो है विकिरण विधि से होता है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या ए और सी दोनों। तो प्रकाश बच्चों ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न है, किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यहाँ पर माध्यम की बात पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं लाल, आसमानी, पीला, बैंगनी। तो किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग के माध्यम से। 35 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, आसमानी, पीला या फिर बैंगनी। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का बच्चों होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी रंग का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए 37 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश व्यतिकरण या प्रकाश का अपवर्तनांक। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण जो है आकाश का रंग दिखाई देता है।
नीला। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो कौन सा है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना या उपरोक्त सभी। तो इसमें बच्चों जो तीनों उदाहरण दिए गए हैं ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो इसको आप ध्यान भी रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। 39 नंबर प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल, समतल अवतल या उभयोतल। तो 39 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट बनाने के लिए। 40 नंबर प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल अवतल या फिर साधारण। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों आपके विज्ञान के 40 प्रश्न थे और ख़ास करके इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे बहुत, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। और 41 नंबर का सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।